हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर शुरू है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। और उस चैप्टर में हमने जो कंप्लीट किया अब तक वो था हमारा 12.1 दैट्स एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड देन 12.2 एप्लीकेशन मेडिसिन्स। आज जो बात करेंगे हम स्टूडेंट वो एक न्यू टॉपिक की बात करेंगे। वो टॉपिक है हमारा 12.3 दैट्स ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो शुरू करते हैं ये टॉपिक ट्रांसजेनिक एनिमल्स करके। देखिए, एक्चुअली ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब क्या होता है। इसके पहले मैंने ये बात आपसे कही थी ट्रांसजेनिक के बारे में, तो भी रिपीट करते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब ऐसा होता है, या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का मतलब ऐसा होता है, जैसे कि मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म, इसमें प्लांट है, एनिमल्स है और कोई माइक्रोब्स है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म में जो खुद का उसका डीएनए है, ये डीएनए उसका, उस डीएनए के अंदर हम जब कोई फॉरेन डीएनए, ये है एलियन डीएनए, इट्स कॉल्ड एज फॉरेन डीएनए, ये है फॉरेन डीएनए। ये डीएनए हमने इस ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर इनोकुलेट किया, इंसर्ट किया, बराबर है। इसका मतलब ये हुआ, ये तो मैंने जस्ट एक सेल के लेवल पे आपको समझाया, ऑर्गेनिज्म के लेवल पे समझाया। आप इतना समझ लो, किसी एनिमल के अंदर हम जब फॉरेन डीएनए ऐड करते हैं, स्पेशली उस एनिमल के अंदर जो उसका डीएनए है, जैसे एग्जांपल देखिए, अब मान लीजिए कि ये पूरा एनिमल है, एक ये एनिमल का डीएनए है ग्रीन कलर का, उसके अंदर हमने फॉरेन डीएनए को ऐड किया है। इस तरह क्या ये जो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो एनिमल है, ये अभी नॉर्मल एनिमल है या कोई ट्रांसफ़र हुआ एनिमल है? तो ये ट्रांसफ़र हमने कि उसमें चेंजेस किए। दैट्स व्हाई वी कॉल सच एनिमल इज़ कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स। मतलब कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब बाहर का डीएनए ऐड करते हैं, ओके, और वो डीएनए वहाँ जाके एक्सप्रेस होता है, जैसे कि ये लाल कलर का डीएनए यहाँ जाके एक्सप्रेस हो रहा है। एक्सप्रेस का मतलब जानते हैं ना, वहाँ पे वो जाके वो प्रोटीन बना रहा है। सच ऑर्गेनिज्म वी कॉल इट अ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अब बताइए डिफरेंस इनका। ये ए नाम का एनिमल है, ये बी नाम का एनिमल है। इसके अंदर ये खुद का उसका डीएनए है, इसके अंदर भी खुद का इसका डीएनए है, और जो हमने एक बाहर से जो डीएनए ऐड किया वो यहाँ पे ऐड किया है, ये फॉरेन डीएनए। अब इनमें से ट्रांसजेनिक एनिमल कौन सा होगा? ऑब्वियसली बी नाम का, क्योंकि इसके अंदर हमने बाहर से डीएनए ऐड किया है। इसके अंदर किसी प्रकार का डीएनए आपको दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। तो ये नॉर्मल एनिमल हुआ, और ये कौन सा हुआ? ट्रांसजेनिक एनिमल। फिर सवाल उठता है कि ट्रांसजेनिक एनिमल क्यों क्रिएट करने पड़ते हैं? वो तो हम आगे पढ़ेंगे, उनके जो एप्लीकेशन जब मैं बात करूँगा तो आपको पढ़ाऊँगा कि ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने की मतलब नौबत क्यों आई, हमने ट्रांसजेनिक एनिमल क्यों बनाए, वो तो हम आगे पढ़ेंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल में हमने कई सारे एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया अब तक। उसमें मैक्सिमम जो एनिमल आता है जिसके ऊपर हमने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए, लगभग 95% वो माइस होते हैं, ओके, वो होते हैं माउस। अब माउस ही क्यों? इसके कई रीज़न्स हैं। एक तो माउस का जो है वो अवेलेबिलिटी जल्द से जल्द मिल जाते हैं। दूसरी बात, उसका जो गेस्टेशन टाइम है, गेस्टेशन टाइम मतलब उसका जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है वो कम होते हैं। उसके बाद में उसके बच्चे जो होते हैं उसका अमाउंट ज़्यादा होता है, मतलब बच्चे जो ऑफस्प्रिंग जो बनते हैं वो उसका अमाउंट ज़्यादा होता है। इसलिए माइस को हमने प्रेफर किया है। और वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में नहीं आते, मतलब जिनकी जो पॉपुलेशन है बहुत ही कम हो रही है, ऐसे भी एनिमल में नहीं आते वो, ओके। सो इसलिए हमने माउस को सिलेक्ट किया। बाकी भी हमने एनिमल्स के ऊपर ट्रांसजेनिक उनको बनाया है, जैसे कि एनसीईआरटी के अंदर सबके नाम दिए उन्होंने, जैसे कि पिग है, रैबिट है, काऊ है, शीप है एंड फिश है। ये सारे एग्जांपल एनसीईआरटी के अंदर उन्होंने दिए हैं। ये सारे के सारे जो है वो ट्रांसजेनिक एनिमल है जिनके अंदर हमने चेंजेस किए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक्चुअली जैसे एग्जांपल हमने लिया काऊ का,
काऊ को हमने ट्रांसजेनिक क्यों बनाया? क्योंकि काऊ से हमें मैक्सिमम अमाउंट में मिल्क चाहिए। शीप में हमने ट्रांसजेनिक क्यों किया? क्योंकि शीप का जो एक तो मास प्रोडक्शन है या फिर हम उनका जो ऊल प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए हमने शीप को वहाँ पे एग्जांपल के तौर पे रखा। उसके बाद में जिन एनिमल का हमें यूज़ है, जैसे मैंने आपको अभी समझाया था काऊ का, ओके, हमें उस काऊ से मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा चाहिए, इसलिए हमने काऊ के अंदर ऐसे जीन ऐड किए जो जीन उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा दिए। ओके, तो आगे वही हमें बात करनी है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। सो जैसे स्टूडेंट अभी हम पढ़ेंगे कि ट्रांसजेनिक एनिमल के जो एप्लीकेशंस हैं उस एप्लीकेशन का हमें क्या क्या फ़ायदा है। ओके, तो इसमें पहला जो आएगा वो है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। एनसीईआरटी का पहला ये एक एप्लीकेशंस है, उसके बारे में बात करते हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। अब ये समझिए, हमारी बॉडी जो नॉर्मल बॉडी है उसमें जो फिजियोलॉजी चल रही है, प्रोसेस चल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन चल रही है, हमारी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, कई सारे हार्मोन्स हमारे अंदर बन रहे हैं, ये नॉर्मली एज अ रूटीन शुरू है। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हमने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया, ट्रांसजेनिक एनिमल मतलब जिस एनिमल के अंदर बाहर से हमने जीन ऐड किया है वो है ट्रांसजेनिक एनिमल। अब वो जो ट्रांसजेनिक एनिमल है उसके अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि जो जीन्स हमने बाहर से ऐड किया वो जीन्स उस एनिमल के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है उस पर क्या असर कर रहा है। समझिए मेरी बात को, जो जीन्स हमने बाहर से ऐड किया उस एनिमल के अंदर, वो जीन्स जो है हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड, पहला पॉइंट उसमें हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड, कि वो जो जीन्स हमने बाहर से ऐड किया उस जीन को रेगुलेट कैसे करना। ओके, वो हमें समझना है कि जो जीन हमने बाहर से ऐड किया उस जीन को कैसे रेगुलेट किया जाता है, वो हमें समझना है। दूसरा, अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी, जो जीन हमने बाहर से ऐड किया है वो जीन हमारे शरीर के ऊपर, हमारे ग्रोथ के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर क्या असर करता है वो हमें समझना है। जो जीन हमने बाहर से ऐड किया वो जीन हमारे शरीर में होने वाले डेवलपमेंट या ग्रोथ उस पर क्या असर करता है वो हमें समझना है। गॉट इट। और वन फैक्टर्स ऑफ द बॉडी अफेक्टेड बाय फॉरेन जीन्स। अब इस बात को समझिए, मैं तीसरे पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है उन्होंने इंसुलिन को लेके। अब देखिए हमारे अंदर बहुत सारे एक कॉम्प्लेक्सिटी है हार्मोन्स की, और उसमें से कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो ग्रोथ में काम करते हैं, जिनकी वजह से हमारी ग्रोथ होती है, बराबर। एनसीईआरटी ने उसमें एग्जाम्पल दिया है इंसुलिन को लेके। अब एनसीईआरटी ये कहती है अगर आपने, जैसे कि हमारे अंदर जो हार्मोन बन रहा है वो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में टेक पार्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। अब इनका ये कहना है अगर आपने बाहर से जीन ऐड किया तो उस जीन का इस हार्मोन के डेवलपमेंट में या हार्मोन्स के बनने में क्या असर होगा, या फिर हार्मोन्स के फंक्शन में क्या असर होगा। हमने बाहर से जीन अगर ऐड किया, उस जीन का असर इस जैसे कि मान लो हमारे अंदर कोई भी एक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन ले लो या फिर आप इंसुलिन ले लो, तो इनका जो मोड ऑफ एक्शन है उस पर कोई असर होगा कि नहीं होगा इस बाहर के जीन का, वो हमें पढ़ना है। और इसके पढ़ने से हमें कई सारे बातें जो है हमारे सामने आ जाती हैं। तो ये फ़ायदा है ट्रांसजेनिक एनिमल का, जो हमारी फिजियोलॉजी और हमारे डेवलपमेंट को हम समझ सकें। और जैसे हमने फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को समझ लिया, वैसे हम मेडिकल साइंस में और आगे जा सकते हैं। गॉट इट। तो ये हुआ हमारा पहला एप्लीकेशंस। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड एप्लीकेशन की। स्टूडेंट, हमारा जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है स्टडी ऑफ डिसीजेस, मतलब बीमारियों की पढ़ाई करना। आप देखिए, ये जो हमने ट्रांसजेनिक एनिमल जो बनाए हैं, ओके, इस ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जो बनाया है, एनिमल बोले ऑर्गेनिज्म बोलो, जो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए ऑर्गेनिज्म बनाए हैं, ये इसलिए बनाए हैं ताकि हम समझ सके कि जीन्स किस तरह काम करते हैं। जो जीन हमने उसके अंदर ऐड किया है उस जीन का कंट्रीब्यूशन क्या है डिसीज़ बनाने में। मेरी बात वन सेकेंड समझिए, जो जीन हमने ऐड किए हैं उनके अंदर,
उस जीन का क्या कंट्रीब्यूशन है डिसीज़ कॉज करने में, वो हमें समझ में आएगा। अगर हमें ये समझ में आया कि उस जीन से ये वाली बीमारी हो रही है, अगर वो बात हमें समझ में आती है तो हम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके ट्रीटमेंट निकाल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, दवाई निकाल सकते हैं। मेरी बात वंस अगेन समझना, हमने जो जीन ऐड किया, ओके, ट्रांसजेनिक मॉडल बनाए, हमने जीन ऐड किया, उस जीन की वजह से हम समझ पाते हैं इसको बीमारी क्या हो सकती है। तो बीमारी अगर हमें समझ में आती है नहीं ये बीमारी हो सकती है, तो उस बीमारी के ऊपर हम सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो ये फ़ायदा है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। ओके, जैसे एग्ज़ाम्पल, अब कई सारी बीमारी है उसके ऊपर हमारा रिसर्च अभी भी शुरू है, जो जेनेटिकल होती है और जो जीन एक्सप्रेशन या जीन एक्सप्रेशन ना होना, मतलब इसी पे डिपेंड करता है, वो जीन रेगुलेशन पे डिपेंड करता है वो, ये जो बीमारियाँ मैं बोलूँगा अभी। जैसे एग्ज़ाम्पल कैंसर का होना, रिसर्च शुरू है, ट्रांसजेनिक मॉडल जो हमने बनाया है उस मॉडल का पढ़ाई करके हम ये बीमारियों की भी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कैंसर की भी पढ़ाई कर रहे हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस की पढ़ाई कर रहे हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस का मतलब जानते हैं आप? सिस्टिक फाइब्रोसिस का मतलब होता है हमारे अंदर जीन्स की कमी की वजह से या जीन एक्सप्रेस ना होने की वजह से, ये सब जेनेटिकल डिसऑर्डर में आते हैं इसलिए बोल रहा हूँ मैं, जीन की कमी होने की वजह से म्यूकस का जो अमाउंट रहता है वो इरेगुलर हो जाता है। जिस अमाउंट में म्यूकस बनना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा म्यूकस वहाँ बन जाता है। मतलब ये म्यूकस की बीमारी है जो जीन से बनती है, जीन फॉल्टी होने की वजह से या फिर एक्सप्रेस ना होने की वजह से। तीसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये है जॉइंट पेन्स, जो जॉइंट पेन होते हैं ना, ओके, दैट्स कॉल्ड एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और जो सेकंड बीमारी है वो है अल्जाइमर। अल्जाइमर ये एक बीमारी दिमाग की बीमारी है, ब्रेन की बीमारी है। इसमें में जो हमें मेमोरी सेल होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, दैट्स कॉल्ड एज अल्जाइमर। तो स्टूडेंट, इन बीमारियों के ऊपर हमारी खोज शुरू है, मतलब कंप्लीट भी हो चुकी है, अभी भी शुरू है। जो एक ही चीज़ को लेके वो है ट्रांसजेनिक मॉडल्स को लेके। तो कहने की बात ये है ओवरऑल कि स्टडी ऑफ डिसीज़ अगर आपको करना है तो आपको ट्रांसजेनिक मॉडल को ही सामने रखना पड़ेगा। तो ये था हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन। अब आगे देखते हैं हम हमारा थर्ड एप्लीकेशंस। तो स्टूडेंट, अभी शुरू करते हैं हम तीसरा एप्लीकेशन, दैट्स कॉल्ड एज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे डिसीज़ के लिए काम कर सकें। अब मेरी बात को समझिए, हमारे डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए हम ऐसे मेडिसिन लेंगे जिस मेडिसिन में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो, ओके। उस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लेने के बाद हमारा बीमारी जो है वो चला जाएगा। लेकिन वो जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है एज ए मेडिसिन वो बहुत महंगे हैं, एक्सपेंसिव है, तो हम उसको डेली रूटीन पे नहीं ले सकते हैं, ओके। तो फिर इसके लिए सॉल्यूशन जो है वो है ट्रांसजेनिक एनिमल। तो इसमें हम ट्रांसजेनिक एनिमल जो है उसमें टेक पार्ट कैसे करेंगे और बीमारी को दूर कैसे करेंगे वो समझिए। ट्रांसजेनिक एनिमल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एज अ मीडिया, मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ करके हम उन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, समझिए। तो जैसे ये जीन है और इस जीन से एक प्रोडक्ट मिलने वाला है, इस जीन से एक प्रोडक्ट मिलने वाला है, दैट्स कॉल्ड एज प्रोटीन। और ये प्रोटीन जो है वो काफ़ी काम का है, जो इंसान में जो बीमारी है उसको दूर कर सकता है, ओके। इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ये जीन से बनाता है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो एनिमल लिया, ये एनिमल लिया हमने, इस एनिमल के अंदर, ये एनिमल एज सिंपल एनिमल है, ओके। इस एनिमल के अंदर इस जीन को हमने ऐड किया, इस जीन को हमने ऐड किया, तो ये एनिमल सिंपल हुआ क्या? तो कौन सा हुआ? ट्रांसजेनिक एनिमल हुआ, क्योंकि इसके अंदर हमने जीन ऐड किया है, तो इट्स अ ट्रांसजेनिक एनिमल। फिर क्या होगा, ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल है इसके अंदर जीन आ चुका है, अब ये जीन यहाँ पे एक्सप्रेस होगा, ये जीन यहाँ पे एक्सप्रेस होगा। जब वो यहाँ पे एक्सप्रेस होगा तो अल्टीमेटली वो एनिमल के अंदर क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा।
इसका मतलब एनिमल के अंदर प्रोटीन मौजूद है, तो वही प्रोटीन हम कंज्यूम करेंगे, वही प्रोटीन हमारे काम में होगा। जैसे एग्जांपल फिर सर ये एनिमल से प्रोटीन हमें कैसे मिलेगा? देखिए अब एनिमल, मान लीजिए कि एनिमल जो है ये काऊ है, बराबर है। अब इस काऊ के अंदर हमने वो जीन इंसर्ट किए थे, वो जो एक्सप्रेस हुआ, जिसने वो प्रोटीन बनाया। अब इस काऊ के अंदर से प्रोटीन कैसे बाहर निकाले? ऑब्वियसली काऊ के जो मिल्क है, उस मिल्क से प्रोटीन बाहर निकलेगा, तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन मिल गया। उसके बाद में अगर हम प्लांट का एग्जांपल लें तो ट्रांसजेनिक प्लांट बना सकते हैं। जैसे कोई सीड है, सीड खाने के बाद हमें वो प्रोटीन मिल जाएगा, सोयाबीन खाने के बाद वो प्रोटीन मिल जाएगा। वो जो प्रोटीन हमने एज अ ट्रांसजेनिक बनाया, जो हमें चाहिए, जो जीन एक्सप्रेस होने के बाद वो प्रोटीन बनता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बात समझ रहे हैं आप? तो इस तरह एनिमल के अंदर, प्लांट्स के अंदर जो प्रोटीन बनेंगे जीन एक्सप्रेशन के बाद, उस प्रोटीन का सोर्स हमें मिल जाएगा। तो ये फ़ायदा है, ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। और वो कोई सिंपल प्रोटीन नहीं रहते, वो हमारी मेडिसिन रहती है, क्योंकि उन्हीं के कमी की वजह से बीमारियां हो जाती हैं हमें। ओके, तो उन्होंने एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है इनका, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। आईएमपी है, क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन ये हमारे अंदर चाहिए, जो हमें एनिमल से मिलेगा, ट्रांसजेनिक एनिमल से। अब ये क्यों चाहिए हमें? हाँ, ये देखो, अगर आप सोचेंगे कि ये हमें एज अ ये हमें कोई मेडिकल में मिलेगा, मेडिकल मतलब कोई कंपनी उसको बना रही है ना, एज अ नेचुरली, मतलब उनका जो मेथड यूज़ करके, केमिकल प्रोसेस यूज़ करके बना रही है, तो महंगा हो जाएगा। और वही हमने अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन किसी एनिमल के ज़रिए बाहर निकाला, तो वो मैक्सिमम अमाउंट में हमें मिल सकता है। सीड से निकाला तो मिल सकता है। अब सवाल ये क्यों होना चाहिए, मतलब इसका ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत है कि हम हमारे अंदर जो बीमारी है एम्फीसेमा, उसको दूर कर सके। तो सर ये एम्फीसेमा कौन है? एम्फीसेमा इट्स अ लंग्स डिसऑर्डर्स। ये एक लंग्स की बीमारी है जिसमें हमें शॉर्ट ब्रीदिंग होती है, हम गहरी सांस नहीं ले पाते, दैट्स कॉल्ड एज एम्फीसेमा। और इसको ट्रीट करने के लिए ये हमारे पास चाहिए अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, जो हमें ट्रांसजेनिक एनिमल के ज़रिए मिलेगा। समझ में आया? इसी तरह और कुछ बीमारियां हैं, उनको भी हम इस तरह ट्रीट करते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का यूज़ करके। कौन कौन सी है? उन्होंने नाम दी है PKU, फिनिल कीटोन्यूरिया। ये PKU, फिनिल कीटोन्यूरिया। दूसरा है सिस्टिक फाइब्रोसिस। मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था ये सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में। तो सर ये PKU कौन है? फिनिल कीटोन्यूरिया। फिनिल कीटोन्यूरिया ऐसी बीमारी है जो, या जिसमें हमारे अंदर फिनिल एलेनाइन नाम का अमीनो एसिड जमा हो जाता है। मतलब हमारे अंदर अगर फिनिल एलेनाइन नाम का अमीनो एसिड कलेक्ट होता रहा, शरीर के बाहर निकला ही नहीं वो, या डैमेज नहीं हुआ, डिग्रेड नहीं हुआ, और हमारे अंदर वो कलेक्ट होता गया, तो हमें वो बीमारी हो जाएगी PKU करके। अगर फिनिल एलेनाइन हमारे अंदर कलेक्ट होता गया तो उसका असर हमारे इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी पे, हमारे नर्वस सिस्टम पे भी हो सकता है। दैट्स वी कॉल इट PKU। ये दो बीमारी हो गई। उसके बाद एनसीईआरटी के अंदर दिया है, आप एनसीईआरटी पढ़ लो या आप सीईटी का एग्ज़ाम दे रहे हो वो भी आप देख लें। ये भी IMP पॉइंट है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना सब इम्पॉर्टेंट है, सीईटी के लिए, नीट के लिए, स्टेट बोर्ड में भी है ये। इन 1997, ये याद रखना आप, इन 1997 एक काऊ को ट्रांसजेनिक काऊ में कन्वर्ट किया गया था, जिस काऊ का नाम था रोज़ी काऊ। रोज़ी काऊ ये पहली काऊ है जिसको ट्रांसजेनिक बनाया गया। अब क्यों, वो समझिए। इस काऊ को ट्रांसजेनिक बनाया गया और उसके बाद इस काऊ का जो मिल्क है, उस मिल्क में, या मिल्क के ज़रिए ह्यूमन का जो प्रोटीन है उसको एक्सट्रैक्ट किया गया, बाहर निकाला गया। ओके, मतलब इस काऊ का जो मिल्क है, उस मिल्क में ह्यूमन प्रोटीन मिलेगा। ह्यूमन प्रोटीन, जैसे मैं एग्जाम्पल नाम लूँगा, अल्फ़ा लैक्ट एल्ब्यूमिन्स, अल्फ़ा लैक्ट एल्ब्यूमिन। तो ये जो काऊ है उसका जो मिल्क है उसके अंदर हमें ह्यूमन का प्रोटीन मिल जाएगा।
इट्स अ न्यूट्रिशियस मिल्क एज कम्पेयर टू नॉर्मल काउ। ये है ट्रांसजेनिक एनिमल की खासियत। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, जैसे कोई शीप है, उसको ट्रांसजेनिक बना दो, उसके अंदर ऐसे जीन ऐड कर दो कि वो जीन की वजह से उस शीप का जो ऊल प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए। ट्रांसजेनिक, शुरू में उन्होंने ट्रांसजेनिक पिग क्यों बोला? क्योंकि फॉरेन में ट्रांसजेनिक पिग बनाते हैं। तो ट्रांसजेनिक पिग बनाने के बाद ऐसे उनमें जीन ऐड करते हैं जिनकी वजह से उस पिग का जो मीट प्रोडक्शन है, मीट प्रोडक्शन वो बढ़ जाता है। इसलिए हमने ट्रांसजेनिक चीज़ें का यूज़ करना सीख लिया है, ताकि उस एनिमल से जो चीज़ मिल रही है वो बड़े पैमाने में मिले, बड़े अमाउंट में मिले। गॉट इट? जो नॉर्मली जो काऊ रहते हैं या जो हेन्स रहती है, चिकन्स रहते हैं, जो नॉर्मली नहीं कर सकते, उसको ट्रांसजेनिक बना के आप उसका मोर प्रोडक्शन करवा लो। ये उसका पर्पज़ है एक्चुअल में। ये हमें बायोटिक्स सिखाता है। तो स्टूडेंट, अभी जो हम बात करेंगे वो बात होगी वैक्सीन सेफ्टी के बारे में। आप बोलोगे सर वैक्सीन सेफ्टी क्या है? देखो, जब वैक्सीन हम बनाते हैं या फिर कोई भी चीज़ अब बनाते हैं, स्पेशली वो ह्यूमन के केस में, वो डायरेक्टली ह्यूमन के ऊपर नहीं यूज़ कर सकते हम। एक वो चीज़ ख़तरनाक हो सकती है, एक्सपेरिमेंट सक्सेस भी हो सकता है, फेलियर भी हो सकता है, तो उसमें ह्यूमन की जान भी जा सकती है। इसलिए हमने क्या किया, जैसे एग्जांपल हमने पोलियो वैक्सीन बनाई, तो पोलियो वैक्सीन इंसान के लिए बनाई है, लेकिन उसका जो पहला एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, तो पहला एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन, वो इंसान के ऊपर नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि रिजल्ट निगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ से आ सकते हैं। इसलिए हमने जो वैक्सीन बनाई उसका पहला जो यूज़ है वो हमने माइस के ऊपर किया, ट्रांसजेनिक माइस। तो हमने ट्रांसजेनिक एनिमल को लेके उसके ऊपर हमने वैक्सीन अप्लाई किया। तो उससे क्या हुआ, उससे हमें कंफर्मेशन टेस्ट हो गई कि ह्यूमन को ये देना चाहिए या फिर हमें इसको बंद करना चाहिए या फिर उसमें चेंजेस करने चाहिए। तो वैक्सीन जब पहली बार यूज़ करेंगे, लॉन्च करने के पहले, मार्केट में लाने के पहले उसको टेस्ट किया जाता है, और वो टेस्ट करते हैं ट्रांसजेनिक माइस या ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ करके। ये फ़ायदा है ट्रांसजेनिक एनिमल का। पोलियो वैक्सीन को डायरेक्ट इंसान को नहीं दिया गया, पोलियो वैक्सीन को पहले टेस्ट करवाई माइस के ऊपर, देन मार्केट में उसको लाया गया, उसको कन्फर्मेटिव टेस्ट मतलब कन्फर्मेशन किया गया उसका। तो ये बात है वैक्सीन सेफ्टी को लेके। इस तरह और एक टेस्टिंग है जिसको हम बोलते हैं केमिकल टेस्टिंग, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो स्टूडेंट, ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा, वी कॉल इट केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, ऑल्सो कॉल्ड एज द टॉक्सिसिटी टेस्टिंग और सेफ्टी टेस्टिंग। इसमें क्या होगा, जो केमिकल्स होते हैं उसका जो टॉक्सिक नेचर है वो हमें मेजर करना है। ओके, मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल एंड नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल दोनों का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट हमें किस में फास्ट मिलेगा। तो हमें मेजरमेंट करना है टॉक्सिसिटी ऑफ द केमिकल्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, वो जो ड्रग्स है, जो टॉक्सिक ड्रग्स है, इनको ट्रांसजेनिक में और नॉन ट्रांसजेनिक में दोनों में सप्लाई करेंगे, इंजेक्ट कर देंगे। तो पता है आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा, ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल है जिस ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर हमने ऐसा जीन ऐड किया है जो रिस्पॉन्स देगा उस ड्रग्स को, तो ट्रांसजेनिक एनिमल जो है वो मिनिमम टाइम के अंदर उस टॉक्सिक को रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं, ये ट्रांसजेनिक एनिमल काफ़ी सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स द टॉक्सिसिटी। इसलिए आपको जो इजीली और अच्छा सा रिजल्ट जो मिलेगा वो ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ करके ही मिलेगा। इसलिए हमने इस प्रोसेस में ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ किया, ताकि हमें जो टॉक्सिसिटी जो मेजरमेंट करना है वो आपको क्विकली मिलेगा और अच्छे से मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर जीन ही ऐसा है जो टॉक्सिसिटी को जल्द से जल्द रिस्पॉन्स दे सके। इसलिए आपको वो रिजल्ट निकालने में आसानी जाएगी।
फॉर द केमिकल सेफ्टी। तो इसका एक्चुअली रिजल्ट क्या है, मतलब क्योंकि हमें केमिकल सेफ्टी चाहिए, जो टॉक्सिक नेचर के केमिकल्स है उसका जो टॉक्सिसिटी का मेजरमेंट है वो हमें ट्रांसजेनिक एनिमल से जल्दी मिलता है, क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छे से होता है और जल्द से जल्द होता है। तो स्टूडेंट इस तरह हमने जो हमारे पॉइंट्स है स्पेशली ट्रांसजेनिक एनिमल को लेके पूरे जो एप्लीकेशंस हैं हमने फिनिश कर दिए हैं। आप इसे अच्छे से एक बार पढ़ो। उसमें से स्पेशली जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें वो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, एम्फीसेमा, पीकेयू, सिस्टिक फाइब्रोसिस, देन काउ रोजी 1997, वो अच्छे से आप पढ़ के रखो। ओके, थैंक यू वेरी मच।